चादर बन घर आई, रंग रेत को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने, ये लाल लाल कर दीनी चदरिया चीनी रे चीनी, चदरिया चीनी रे चीनी। चदरिया चीनी रे चीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विद ब्रदर्स। करण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग आज जो शो में मौजूद हैं, जो आए हैं, वो नन्हे मुन्ने बहनें भाई, तो आज तो रक्षाबंधन है, तो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे शरीक हैं। अब ये मत पूछिएगा कि आज बांधेंगे कि कल बांधेंगे, ये भी अजब है तमाशा। जी बिल्कुल, किसी ने कहा कि आज, किसी ने कहा कल, और इस पर विचार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, होना एक ही चीज चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग आज जो शो में आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, और उन सब का स्वागत है। और जो रोज आते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है कुछ लोग मुझे राखी बांधने आए हैं, और हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, वो राखी बांधने जरूर आते हैं मेरे पास यहाँ के नॉर्थ प्लेस। उन्हें मालूम है कि यहाँ तो वो आएंगे ही जरूर शो में। अरे शायर साहब उतनी दूर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। शायर लोगों को दूर नहीं खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल पास, दिल के नजदीक रहना चाहिए रजनाब। बिल्कुल आइए, तशरीफ रखिए शो में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन आई है अब्बा के साथ भी और छोटी बहन को भी लेके आई है, तो राखी बांधनी है। हाँ जी सर, मैं पापा के लिए आई थी, पापा हैंडीकैप हैं सर मेरे। हाँ। सर अंकित सर ने विकलांग रिक्शा दिलवाया मेरे पापा को। हाँ। सर उस पर हम रोजगार करने के लिए यहाँ पे आए, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होनी चाहिए, ये समाज है और समाज से जुड़े हुए लोग हैं तो होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए आप जरूर खड़े हो, तभी ये मुल्क सजता हुआ दिखता है और सजा हुआ भी दिखता है। आपकी तो खूबसूरती है कि अगर कोई पूछे इस मुल्क की खूबसूरती क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है, तो कुछ कोस में जाके तो भाषा बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या चीज है जो आपस में जोड़े रखती है। और वही अगर कोई बाज मुल्क हो तो वहां पे पता चले 2, 3, 4, 5, 6 मुल्क बन गए, लेकिन ये एक मुल्क में हम तमाम सारी विभिन्नताओं को लिए हुए एक जैसे नजर आते हैं। दूसरे के तीज त्योहार में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशी में उनके शरीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह साहब मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब खड़े हो जाएंगे तो लोग चेहरा देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उमाशंकर पांडे जी आज मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी आज आए नहीं अभी तक, 5 मिनट देर से आएंगे, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कल रुंझुन है या झुंझुन या चुनचुन? चुनचुन झा, इनका नाम है चुनचुन झा। कल ये मेरे शो में बाहर खड़े हुए थे, आज ये फिर मुझे मिले। मैंने कहा कि मुझे याद रहता है रुंझुन रुंझुन, इनकी नाम में एक रिदम है, तो मैंने कहा बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर बोलिए, अंदर बैठिए, अच्छा बोलते हैं। आज कुछ बोलना है आपको? क्या बोलना है आज आप? मैं बोलूं इससे पहले आम आदमी का जो आम शख्स है, जो आम शहरी है, जो आम आदमी है, जो कभी कभी लगता है कि वो क्या इसीलिए बना है कि रस्सी के उस तरफ ही खड़ा रहेगा, ऐसा आदमी जो कि मेरे शो का सबसे खास आदमी है, उसके लिए वो क्या बोलता है? वो पहले आज तुम ही आगाज करो, जिसे कहते हैं बिस्मिल्लाह श्री गणेश। आज तुम क्या सोचते हो, तुम बोलो पहले,
रुनझुन, नहीं चुनचुन। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि देश में पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले हमारे देश में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोक नीति होना चाहिए। जब तक इस देश में राजनीति होता रहेगा ना, इस देश के आम लोगों का भला नहीं होगा, सिर्फ उन राजनेताओं का भला होगा। क्योंकि राजनीति से राजा अपनी सुख सुविधा के लिए जो नीति बनाता है ना, उसको राजनीति कहते हैं। ये लोकतंत्र है, लोगों के लिए जो नीति बनाया जाएगा उसको लोक नीति होगा। हालांकि है तो राजनीति, और हमारे हिसाब से तो राजनीति ही होनी चाहिए। लेकिन ठीक है भाई, लोक नीति मार्केबल किया, रिमार्केबल है, बिल्कुल रिमार्केबल है। आम आदमी बोला रिमार्केबल है। ठीक है भाई, लोकतंत्र है तो लोक नीति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिसमें सब समान हो, सब बराबर हो, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन ईसाई नहीं, सब एक जैसे। और ये दृष्टि होनी चाहिए, इसी हिसाब से काम चलना चाहिए। तो हुआ यूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, ठीक है। तो शरद पवार जी ने कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है। बोले हमने दबाव बनाया, हमने पूंछ ऐठी थी, और अगर हम पूंछ ऐठते ना तो ये 200 रुपए कम ना होते। तो ये हमारा दबाव है। शरद पवार जी यही नहीं रुके, बोले जनाब ये कुछ मायावती और बीजेपी का भी चल रहा है। मायावती जी तनक के दूर खड़ी हुई जाके, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, अगर तुमसे मिल जाओ तो हम अच्छे, और तुमसे ना मिलो तो हम सबसे बुरे। मायावती जी ना बोले नहीं 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 नहीं, मैं अपनी अलग चुनाव लड़ूंगी। 24 का चुनाव होना है, इसी का घमासान मचा हुआ है। आम शहरी, आम शख्स जो है वो रस्ती के उस तरफ है, कुछ अच्छे लोग हैं जिनका आधा पैर इधर है, आधा पैर उधर है। नहीं नहीं, आपका पीछे कहां से आना हुआ? रोहिणी से। रोहिणी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे आना हुआ? आपसे मिलना था और यहाँ शामिल होना था सब लोगों के साथ। तो कुछ बोलिए, आज कुछ बोलिए। मुझे 200 रुपए सस्ता सिलेंडर जो इतनी बड़ी खबर लग रही है, बहुत दिनों बाद मुझे कुछ थोड़ी सांस सी आती हुई दिखी। ऐसा नहीं कि मैं खाना बनाना नहीं जानता, खाना बनाना जानता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। ये दोनों लोग साथ आई हैं? क्या नाम है इनका? उचिता शर्मा, अंशिका शर्मा। उचिता और अंशिका। अंशिका, दोनों लोग क्या कर रही हैं? ये फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। और ये 11th में पढ़ती है। ये 11th में पढ़ती है। पहले दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छा करें। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ बोलना चाहती हैं? सोचिए, 2 सेकंड जो है उधर से बोल के इधर आता हूं। जी बोलिए। ये सिलेंडर जो सस्ता हुआ, ये हाँ। हम आम गृहिणी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन शरद पवार जी कह रहे हैं कि हमारा दबाव था INDIA का। नहीं, उनका कोई दबाव नहीं था, उनका कोई दबाव नहीं था। ये मोदी जी जो सबके लिए कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि हमने जो कर दिया, जो हम बोल रहे हैं वही हो रहा है, ऐसा नहीं है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं उधर 50-50 है क्या? हाँ उधर, हाँ हाँ मैं समझ गया, उधर 50-50 है। मैं आऊंगा बेटा, तुम्हारे बारे बात करूंगा, अब्बू के लिए बात करूंगा। अब्बू बैठे तो है सामने मेरे, उनके लिए करूंगा बात, जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं, कांग्रेस से स्टार्ट करता हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं हूं या नहीं हूं, रस्सी के वही वाला खेल है कि पता नहीं एनडीए में, INDI में है या नहीं है। बहरहाल जो भी है, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, फिर आता हूं। आज कुछ लोग भी दिख रहे हैं। जी उमाशंकर जी। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि शरद पवार जी ने कहा, जब इंडिया की पहली बैठक हुई, INDIA, हाँ INDIA हमारे में इंडिया, हाँ। जब उसकी पहली बैठक हुई तो जो एनडीए मृतप्राय था वो जिंदा हो गया, उसकी बैठक होने लगी। 9 साल तक एनडीए की बैठक नहीं हुई। कर्नाटका की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट से चोट किया, नतीजा क्या हुआ? गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ते हो गए। अभी 5 राज्यों का चुनाव है, जनता फिर मोदी जी पर चोट करेगी, फिर कोई नई सौगात मिलेगी। जनता ऐसे ही चोट करती रहेगी। प्रधानमंत्री जी, जनता की INDIA, जनता वोट का चोट करेगी भाजपा पर, और सौगातें बढ़ती जाएंगी। बोले जनता चोट करेगी और उधर से सौगातें मिलती रहेंगी। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। कहां में? दिल्ली से शास्त्री
शास्त्री पार्क, हाँ तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है कनॉट प्लेस के। तो सब बढ़िया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। पहले तो रक्षाबंधन की मिलने आई हैं आप हमसे, और बहुत अच्छे दिन आई हैं रक्षाबंधन वाले दिन, बहुत अच्छी बात है। कुछ यादें आ जाती हैं रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहेगी, पटरी चलती, पटरी पे अगर गाड़ी पटरी पे है तो गाड़ी पटरी पे ही चलेगी। खैर, हाँ हाँ, मोदी जी के रहते हुए गाड़ी पटरी पे ही रहेगी। जी जनाब, मैम बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी। क्या बोले? कुछ क्या बोले? हाँ, आप बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलना चाहते? कहां से आई हैं आप? सारी अच्छा, बच्चों को लेके आई हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल कम टू यू। जी देखिए, एक कहावत है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया, उससे जो भ्रष्टाचारी थे, वो कहते हैं कि हम सारे लोग इसलिए हैं INDIA क्योंकि हम सब लोग तानाशाही के खिलाफ आप हैं। देखिए ना कौन किसके खिलाफ है। कोई चारा घोटाला वाला, कोई शिक्षा घोटाला वाला, कोई दारू घोटाला वाला, सारे घोटालेबाज एक हो गए। और मैं तो कह रहा हूं, मोदी जी ने जो कार्य किया, मुझे तो नहीं लगता है कि आपको भी करना चाहिए। आपने क्यों नहीं 4 करोड़ आवास दिया? क्यों नहीं 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर दिया? क्यों नहीं हर घर जल नल योजना दिया? तो जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बुनियादी ढांचे में विकास करके मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया, ये सारे भ्रष्टाचारी मजबूर हो गए। ये मजबूत नहीं है, मजबूर हो गए अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत थोड़े समय के लिए, गांव में कहावत है कि चोरों की लड़ाई जो है माल के बंटवारे को लेकर होती है। तो आज आप देखे होंगे पोस्टर से एक लोग आउट हो गए, आने वाले समय में भी आप देखे होंगे उसी बंटवारे को लेकर सब लोग आउट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि कोई चोर है, तो ये मेरी लैंग्वेज में नहीं है, मेरी भाषा वो का जो डिक्शनरी है उसमें ये नहीं आता। हाँ, चोर को मैं चोर कहता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत जो हमारी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत चलते हैं। शरद, ऑफ कोर्स आप यू विल रिस्पॉन्ड, ऑफ कोर्स आप। मैं आम आदमी पार्टी के बाद ही मैं बाकी लोगों के पास आऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक के। शरद पवार जी ने कहा कि 28 पार्टियां हैं हमारे साथ, और हमारी 28 पार्टियों का ही दबाव है कि 200 रुपया सिलेंडर सस्ता हो गया। आने वाले समय में देखिए होता क्या है। ये सब लोग कहां से आए हैं आज, बताइए, कहां से आए हैं आप आज? हाँ जी, कहां से आई हैं? रजौरी से। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। और आपका? जुबैदा। और आपका? सानिया। तो आगे आ जाओ, कुछ पूछने वाला नहीं हूं तुमसे। सामने बोलना चाहिए, और जिसके पास आंख में आंख डाल के बोलने का कुव्वत हो, वही यहां पे माई का लाल खड़ा हो। जी आ रहा हूं, खड़े रहो। आम आदमी पार्टी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरी उम्मीद थी, मैं देश का युवा हूं, प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों ने 10 साल दिए, प्रचंड बहुमत दिया। 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 4.5 साल देश को लूटा, और आखिरी के 6 महीने में 200 रुपए सिलेंडर कम कर रहे हैं, जो कि इन्होंने ही 800 रुपए सिलेंडर को बढ़ाने का काम किया। इनके वादे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की मार, लेकिन आज देश कह रहा है बहुत हुई महंगाई की मार, कहां सो गई मोदी सरकार? देश के युवा पूछ रहे हैं कहां 18 करोड़ युवाओं के रोजगार? हमारी महिलाएं पूछ रही हैं कहां सिलेंडर 400 से 1200 कम करने वाला मोदी सरकार? हमारे देश के किसान पूछ रहे हैं हमारी आय का क्या हुआ? हमारे देश के जवान पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या किया? हमारे देश के लोग पूछ रहे हैं कि आपने बहुत सारे घोटाले किए, CAG दिन ब दिन इनके घोटाले उजागर कर रहा है। आयुष्मान योजना, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान योजना, देश के लोगों को इलाज करने का काम किया है, लेकिन 10 लाख लोग, CAG ने कहा कि 10 लाख लोग फर्जी रजिस्टर किए। वो फर्जी लोग कौन थे? उसके पैसे कहां गए? आज देखिए, इंडिया का जब से अलायंस हुआ है, प्रधानमंत्री जी बौखला गए। प्रधानमंत्री जी आराम बाबू जी, सही नहीं है बोलने का, क्या ही बोलेंगे। जिनके नेता इनके केजरीवाल जी बोले थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, भाषण दिए तो कहां लिए कुछ? 50 लाख का पर्दा लगा दिए, कहां लिए? सर बात करते हैं। अरे वो नेता के ये कार्यकर्ता या प्रवक्ता हैं जो सही चीज अपने जनता के बीच बोलते ही नहीं है, झूठ ही बोलना उनका काम है।
कहे थे हम कोई लाभ नहीं लेंगे, 50 लाख का गाड़ी पर चढ़ते, ओडी गाड़ी पर। जनता वो केजरीवाल जी हैं कि जनता को फिर। अच्छा एक बात बताइए, आप दिल्ली में ही रहते हैं? अब मिसाल के तौर पे भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अब वैगन आर में चले अच्छा नहीं लगता, तो अगर इनोवा में चलता तो अच्छा तो लगता है ना? ये बात नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोले उस पर बोल रहे हैं। हाँ जी, जो बोले उस पे बोल रहे हैं, जो बोले उस पर बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। अरविंद केजरीवाल जी पैदल चलने वाले थे, शीला जी को रोज गाली देते थे, और लालू यादव को यदि हम चोर ना कहे तो क्या कहे, आप बताइए। हाँ मैं सोनिया गुस्सा शांत 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 शांत। अरे 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 संगीता जी थोड़ा गुस्सा शांत, थोड़ा अरे थोड़ा गुस्सा शांत शांत शांत। मेरा काम ये है कि पानी की छींटे डालना, तो मैं पानी की 2 छींटे डालूंगा। जी जी बोलिए। जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनका नाम लेकर सत्ता के अंदर आए, आज उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। नहीं, उसका जवाब शरद पवार जी ने दिया, शरद पवार जी ने उसका जवाब दिया। नहीं दिया, सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। आप ये देखिए कि ये लोग अपने पार्टी के उस चक्कर में इतनी ज्यादा गंदी बात करते हैं कि इनका सारा वोट जो है भी वो भी छिटक कर रहा है। कारण ये है कि आप जब सरासर झूठ बोल रहे हो, अब केजरीवाल को ही कह रहे हैं, इनके हिसाब से वो युग पुरुष है, हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार आदमी है। अच्छा पहले तो अच्छा ये जनता भी बड़ी गजब है, समझ में नहीं आ रहा था बॉल जाएगी किधर घूम के। बोलते रहे बाबूजी, एकदम से मारा, एकदम आउट स्विंगर मार दिया। अरे ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ी है, थोड़ा सा बाहर निकल गई। मैं सोचा पता नहीं किधर ऊंट करवट है, और एकदम से पलट के इन्होंने मारा। शरद पवार जी ने जवाब दिया। शरद पवार जी ने कहा कि हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। आ रहा हूं, शेर सुनने तैयार रखिए। शरद पवार, मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं आप बोलिए, आप ही का शो है, मैं तो बस एक बात आगे बढ़ा देता हूं। शरद पवार जी ने कहा कि विचारधाराएं अलग अलग हैं इन 28 पार्टियों की, लेकिन हम तानाशाही के खिलाफ एक हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हम सब एक हैं। जरूर आऊंगा आपके पास। कहां से आना हुआ है बच्चे का? मेरा गुड़गांव से, सुखराली से। अच्छा, क्या नाम है? निशा खान। निशा खान। तो निशा खान क्या कर रही हैं आजकल? मैं अभी तो जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ। कौन सी जॉब के लिए? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। और क्या किया है? ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन। तो निशा खान, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कुछ सवाल तैयार करो, मैं जवाब के लिए तलाशता हूँ। जी जनाब। सर मैं लेट हो गया था, मैं एक वॉशिंग मशीन देख करके आ रहा हूँ। आपने अच्छा एक बात कहें अमित, अब तुम डिबेट सीख गए हो। अब डिबेट सीख गए हो तुम। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन देख के आ रहे हो। ये विचारधारा की बात कही, ये कहते हैं भाजपा वाले वॉशिंग मशीन रखते हैं। अरे कांग्रेस वालों के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है कि गोडसे का मंदिर बनवाने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करा लिया, गोडसे की पूजा करने वाले कांग्रेस में आ गए, ये इनका विचारधारा है। और कौन सी तानाशाही सर, आज तो एक पोस्टर लगा राहुल गांधी है, केजरीवाल को बाहर कर दिया, ये तो इनका तानाशाही है। इतने पार्टी इतने देर में मिलकर के एक संयोजक नहीं चुन पा रहे हैं, तो क्या ये कितने प्रधानमंत्री? नीतीश जी ने कहा कि मुझे नहीं बनना है संयोजक। नीतीश जी कह रहे हैं हम संयोजक नहीं बनना चाहते। यही समस्या है कि नीतीश जी कहते हैं हमको संयोजक नहीं बनना है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल है। ओके, निशा खान विल नाउ आस्क कुछ। कोई दिमाग में बात है बेटा? कोई चीज ऐसी जो लगता है कि मुल्क में हट जाए तो ये मुल्क और खूबसूरत नजर आए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी डराता है, या थोड़ा थोड़ा कभी लगता है कि ये ना हो तो कितना अच्छा होता मेरा मुल्क। जैसे मिसाल के तौर पे इज्जत घर, मुझे हमेशा लगा अपने पूरी रिपोर्टिंग के दौरान 27 साल, मुझे हमेशा ये लगता रहा गांव से कस्बों से निकलते हुए कि महिलाओं के लिए अगर वॉशरूम्स हो, बाथरूम हो तो कितनी अच्छी बात हो, ये हमेशा लगा। लेकिन निशा खान के दिमाग में कुछ और भी हो सकता है, वो बताएंगी। सर मुझे भी ये लगता है जो आपने कहा, वॉशरूम्स होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, और सबसे पहली चीज कि वो अगर खुद के लिए खुद एक्शन लेने लगेंगी तो किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनके लिए एक्शन लेने के लिए। जरूर, बहुत अच्छी बात है निशा। ऑफ कोर्स जवाब साहब, एंड आई विल कम टू यू। जी जी प्रतीक भाई, ये रास्ते में वॉशिंग मशीन तो देखते आए, लेकिन अगर साथ में वॉशिंग पाउडर भी ले लेते तो क्या ही बात होती, क्योंकि भाजपा को
डाक पसंद है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया। जो कहते थे चक्की पीसिंग वाले अपने साथ आ गए। उसके बाद मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला भूल गए और उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा को भी भूल गए। और जो वॉशिंग पाउडर के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अब तो मैं चुनाव आयोग को भी पहले आप दोनों लोग ये बता दीजिए, एक तो वो चौरसिया का नाम लिया उन्होंने, गोडसे वाला, और दूसरा ये बताइए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं वीर सावरकर वीर है ही नहीं, और कुछ लोगों को आपने शामिल कर लिया, कुछ आपके पक्ष में, कुछ वीर सावरकर के विरोध में। देखिए, वो फिर मैं कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही। अब देखो मैं इसको समराइज करता हूं, बिल्कुल एकदम। क्या खा रहे हो? मसाला तो नहीं है? नो सर। ठीक, चुंगम भी न ज्यादा ना खाया करो। अब इसको मैं लुगदी बनाता हूं। है क्या बाबूजी, असल में खेल क्या है? खेल 24 का ये है, जितना आप जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूं। 24 का खेल ये है कि मोदी वर्सेस ऑल है। फिर अब इंडिया कहो, INDIA कहो, तो आप इंडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या समझ रखा है? नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाइए आप। बेवकूफी की बात करते हैं सब लोग। लोकतंत्र में वन मैन शो नहीं होता है। सच नहीं कर रहे, आप बेवकूफ बना रहे हैं इंडिया करके। सारे पब्लिक मोदी जी के साथ है, तुम्हारे में कुछ नहीं रह गया। भैया जी, 2 पंक्ति, जब तक मन लगे तब तक खड़े रहना और पानी वानी मांग लेना, और जब मन हो लगी अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो चले जाना जल्दी जल्दी, है ना? और फिर दोबारा कभी आना, ठीक है? महंगा एजुकेशन पर सर कुछ महंगा एजुकेशन पे थमा। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूं, खड़े रहिए प्लीज। महंगी एजुकेशन, क्या नाम है आपका? मनु यादव। मनोज यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? मनु यादव। मनु कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? भागलपुर से। टाइम कितना हुआ? ब्रेक का हो गया। चल मेरे सवाल जल्दी पूछ रहे। सर वही सर है, इतना महंगा एजुकेशन सिस्टम है अपने देश में हो रहा है, कोई सरकार या विपक्ष उस पर बात नहीं कर रही है। जो स्टूडेंट हम लोग बिहार, वो भी जो टीवी वाले जिनको बात करनी चाहिए वो ब्रेक पे ध्यान है उनका। तो जो भी हो, वैसे हम लोग बिहार से हैं, कहा जाता है कि लिटरेसी इतना लो है। अंदर आ जाओ तुरंत। बट वी गेव टॉपर इन वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एग्जाम, UPSC एग्जाम, और हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि सफलता मिले 100%। थैंक यू सर। ईश्वर से पूरी कामना है कि आप UPSC में आए, पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत सारे कदम आप उठाएं। सवाल आपका अच्छा है कि इतनी महंगी एजुकेशन सिस्टम में एक आम आदमी का बच्चा कैसे सरवाइव करे? कहां से आना हुआ है? मैं SK तिवारी, उत्तर प्रदेश। SK तिवारी? अरे बाप रे बाप, अरे राम राम राम, तिवारी जी कहां थे? अरे गोंडा से। वक्त छोड़े थे ब्रेक का। के बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं। और यह धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से यह भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए।
वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहां की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहां हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वहां हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। 12,000 का बिल में गरीब आदमी कितों भरेगा? यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहां की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्द ही वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने आशंका जताई कि पाकिस्तान में जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि अनुमान के मुताबिक वहां पेट्रोल का दाम करीब 10 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की जनता अब बिजली के बाद पेट्रोल की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वहां के मीडिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला भी सरकार जल्द ही सुना देगी। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अपने खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई। मिलने के कुछ ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सीक्रेट दस्तावेज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब इमरान खान की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 22 दिनों से वो तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की अटक जेल में बंद थे। हालांकि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इमरान खान को जमानत दे दी, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इमरान खान पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार की सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। और सबूत के तौर पर इमरान खान ने अपनी रैली में उन सीक्रेट दस्तावेजों को भी दिखाया था, जिसे देशद्रोह करार देते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान को सरकारी गवाह बना दिया। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली जमानत पर शहबाज शरीफ भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर अपनी भड़ास निकाली और इमरान खान को जमानत दिए जाने के फैसले को पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था का काला अध्याय बता दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के करीबी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर जमानत देने का यह फैसला लिया। इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 5 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया था और 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना मामले में ही दोषी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। जिस तरह इमरान खान को एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे ही उनकी समर्थक वकील को 1 रोज पहले ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमाम मजारी नाम की महिला वकील को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि देशद्रोह के मामले में उन्हें जमानत मिली थी और रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा किया गया था, लेकिन रिहाई के करीब 3 घंटे बाद ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर इस्लामाबाद की जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ईमान मजारी पर इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच पूरी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील ईमान मजारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेहद करीबी मानी जाती है। इमरान के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस्लामाबाद में 19 अगस्त को हुई एक रैली के बाद उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की अटक जेल में बंद इमरान खान को मिल रही सुविधाओं पर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। जेल में इमरान को मिल रही सुविधाओं की जानकारी अटक जेल के अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई, जबकि इमरान खान के वकील शुरुआत से ये आरोप लगाते आए थे कि अटक जेल में इमरान को जरूरी सुविधाएं तक नहीं दी गई। लेकिन जेल प्रशासन ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में जो ब्यौरा दिया, उससे सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अटक जेल में इमरान की मांग पर एक शानदार बिस्तर, कुर्सी और एक एयर कूलर तक दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेल में कुरान, किताबें और अखबार दिए जाने की डिमांड भी की थी, जो पूरी हो गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन्हें जेल का खाना नहीं बल्कि देसी घी में पका मीट दिया जाने लगा। मतलब इमरान खान को अटक जेल में वो सारी सुविधाएं दी जाने लगी जिनकी उन्होंने मांग की थी। इससे पहले इमरान के घर वालों ने उन्हें जहर दिए जाने की आशंका जताते हुए घर से खाना भेजने की इजाजत भी मांगी थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर घात लगाकर गोलीबारी की, जिससे उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। वहां के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी जिलों में बीते कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें कई पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 20 अगस्त को भी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में भारी बारिश और तूफान ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां की नदियों में उफान आ गया और कई इलाकों में रेल सेवा ठप हो गई। वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें वहां की नदियों में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलने को बेताब दिखा और ऐसा लगा मानो वो उफनती नदियां सब कुछ निगलने पर आमादा हों। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख कई इलाकों को खाली करवा लिया गया और वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से बेहाल हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। एलपीजी के दाम घटाने पर विपक्ष के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, फैसले का चुनाव को कोई लेना देना नहीं। देश में और बढ़ी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, पीएम के रूप में बने 79% लोगों की पसंद, 55% लोगों ने माना सबसे अधिक लोकप्रिय। मुंबई में इंडिया की बैठक से पहले पीएम पद की दावेदारी पर खींचतान तेज। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को बताया चेहरा। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा क्यों नहीं हो सकता उद्धव का नाम। तस्वीरें सामने आई, उनमें लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसता नजर आया और उसके बीच रेस्क्यू टीम लोगों को वहां से निकालती दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में घर के बाहर मलबे का ढेर लगा नजर आया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पत्थरों की बारिश हो गई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता दिखा। भारी बारिश के बाद वहां हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया और उसी पानी के बीच से होकर एक गाड़ी जोखिम भरा सफर करती दिखी। इटली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से घटनाओं की वजह से कोहराम मच गया, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह बंद करने पड़ गए तो कई इलाकों से तो सड़कें ही गायब हो गई। भूकंप के जोरदार झटकों से इंडोनेशिया की धरती कांप गई, जिसके बाद वहां के लोग खौफ से भर गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता 7 बताई गई, जिसके बाद वहां के प्रांत बाली में दहशत फैल गई। भूकंप इतना जोरदार था कि सब कुछ हिलने लगा। कई जगह पर सामान बिखरा भी नजर आया। लोग अपने घरों से भागते दिखे, जो जहां था वहां से जान बचाने के लिए भागने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। दफ्तर हो, दुकान, मॉल या एयरपोर्ट, सब जगह से लोग निकलकर बाहर की तरफ खुले में आ गए। जिसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोग डरे सहमे नजर आए। भूकंप की तीव्रता नापने वाली एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में रहा, जिसकी वजह से सुनामी का कोई खतरा नहीं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी पुलिस ने वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया कि वहां की एक महिला वकील पर दर्ज मुकदमे के विरोध में वकीलों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक उसने वकीलों को समझाने और जैम खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों को तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया और पुलिस ने वकीलों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन पर जमकर डंडे बरसाए गए। इस दौरान महिला वकीलों को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गईं। इस दौरान एक वकील भागते हुए गड्ढे में गिर गया, लेकिन पुलिस के डंडे उस दौरान भी उस पर बरसते रहे और उसे बचाने की कोशिश करती दिखी एक महिला वकील को भी पुलिस कर्मियों ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि ये पूरा मामला वहां की एक महिला वकील पर केस दर्ज होने से जुड़ा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी महिला वकील एक पुलिसकर्मी के नाम वाले बैज को वर्दी से उखाड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। पाकिस्तान सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए।
वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से सामने आए एक वीडियो में तो बाकायदा एक मस्जिद से यह ऐलान तक किया गया कि वहां के लोगों को बिजली बिल भरने की कोई जरूरत नहीं। और यह धमकी भी दी गई कि अगर बिजली कंपनियों ने मनमाना बिल वसूलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। मीरपुर से सामने आए इस वीडियो में वहां की एक मस्जिद में लोगों से महंगे बिल न भरने की अपील की गई। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस दौरान ये धमकी भी दी गई कि अगर वहां रहने वाले एक भी शख्स के घर की बिजली काटी गई तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। मस्जिद से यह भरोसा भी दिया गया कि अगर किसी के घर की बिजली काटी गई तो उसे दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी भी मस्जिद एसोसिएशन की होगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिए बिजली के बिलों में अचानक इजाफा कर दिया, जिसका बोझ वहां की जनता के कंधों पर आ गया। पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बुगुल फूंक दिया। कराची, पेशावर और लाहौर जैसे इलाकों में तो लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो इतने महंगे बिलों का भुगतान नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आए कई वीडियो में लोग महंगे बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहां से आए एक वीडियो में तो कुछ लोगों ने बिजली विभाग की एक गाड़ी को ही घेर लिया। इसके अलावा वहां की मस्जिदों से पाकिस्तान की सरकार को भी जमकर कोसा गया। पाकिस्तान के कई शहरों में अचानक बिजली के दाम बढ़ाए जाने से वहां हंगामा मच गया और लाखों लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वहां हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों ने महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर खुदकुशी करने की धमकी देनी तक शुरू कर दी। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी महंगे बिजली बिल से तंग आकर रेल की पटरी पर जान देने के इरादे से खड़ा नजर आया और उसने इसके पीछे की वजह अपने नाम पर आए हजारों के बिजली के बिल को बताया। 12,000 का बिल में गरीब आदमी कितों भरेगा? यही नहीं, वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो कुछ लोग पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को अंग्रेजों के शासन से भी बदतर बताते नजर आए। वहां की सरकार ने अचानक बिजली के दाम में 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान के तमाम शहरों में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी तो महज ट्रेलर है। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान की सरकार जल्द ही वहां डीजल और पेट्रोल के दामों में भी भारी इजाफा करने वाली है। मतलब पहले से करा रही पाकिस्तान की जनता पर अभी महंगाई का डबल अटैक होना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने आशंका जताई कि पाकिस्तान में जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होगी, बल्कि अनुमान के मुताबिक वहां पेट्रोल का दाम करीब 10 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ जाएगा। मतलब पाकिस्तान की जनता अब बिजली के बाद पेट्रोल की वजह से खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वहां की मीडिया के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला भी सरकार जल्द ही सुना देगी। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अपने खाली खजाने को भरने के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि वो खुद को कंगाल होने से बचा सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई। मिलने के कुछ ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सीक्रेट दस्तावेज चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। मतलब इमरान खान की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 22 दिनों से वो तोशाखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद पाकिस्तान की अटक जेल में बंद थे। हालांकि इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इमरान खान को जमानत दे दी। लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इमरान खान पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार की सीक्रेट जानकारियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। और सबूत के तौर पर इमरान खान ने अपनी रैली में उन सीक्रेट दस्तावेजों को भी दिखाया था, जिसे देशद्रोह करार देते हुए पाकिस्तान सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे आजम खान को सरकारी गवाह बना दिया। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली जमानत पर शहबाज शरीफ भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर अपनी भड़ास निकाली और इमरान खान को जमानत दिए जाने के फैसले को पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था का काला अध्याय बता दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के करीबी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर जमानत देने का यह फैसला लिया। इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जिला अदालत ने 5 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया था और 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। तोशाखाना मामले में ही दोषी पाए जाने पर इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। जिस तरह इमरान खान को एक मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे ही उनकी समर्थक वकील को 1 रोज पहले ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया।
राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ मंगल भवन अमंगल हारी बहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है बेहद उमस है, बेहद गर्मी है और कुछ लोगों को तो सिर्फ सेल्फी खिंचानी है और मुझे भी खिंचानी होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं, लेकिन तबीयत भी नासाज है काफी दिनों से और मुझे भी अच्छा लगता है सेल्फी खिंचाना, लेकिन उस पर एक शर्त होती है सेल्फी के साथ कि आपको मुस्कुराना, मुझे मुस्कुराना है, तो वो भी एक शर्त है। लेकिन मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी ये मोहब्बत है, ये आपका प्यार है जो मुझे खींच के लाता है, मुझे तंदुरुस्त करता है और ठीक करता है। 1 घंटे के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक होता हूं, उसके बाद की बात मैं नहीं जानता। शायर साहब को अपना एक कलाम भी पढ़ना है और मैंने उनसे गुजारिश भी की है कि कोई शेर है उनके पास जरूर। बच्चे, वो नाम भूल गया तुम्हारा, शाहीन। शाहीन को राखी भी बांधनी है मुझे, तो मैं राखी भी शाहीन शो के बाद बंधवा लेंगे और उसके बाद शाहीन तुम्हारी बात भी सुनेंगे, अब्बू की भी बात सुनेंगे जरूर। कहां से आना हुआ साहब आपका? पंजाब से, बठिंडा से। क्या नाम साहब आपका? भारत भूषण जी। सब ठीक तो है, अच्छा तो है, सब बढ़िया है? हाथ ऐसे ही रहता है या नीचे भी आता है? मैंने कहा हो सकता है आजकल का समय में ये जब हाथ ऐसे हो जाए, सबको आशीर्वाद दिया जा रहा है आजकल, तो बट रहा है जिसको जहां मिल जाए। कहां जाना हुआ हुजूर? एक मिनट रुकिए शरद पवार। 24 घंटा राजनीति लगा के काला चश्मा, 24 घंटा राजनीति। अरे रुकिए, कहां जाना हुआ? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड से हो तो मैं समझ गया था। कहां उत्तराखंड में? कहां से? देहरादून से। देहरादून से। बहुत बहुत यहीं पे रहते हैं दिल्ली में? वहां आए हैं, बहुत बहुत आनंद करिए, आनंद करिए जी। उधर उन लोग कुछ लोग नहीं आ गए जी। कहां से आना हुआ आपका? मालवीय नगर से। मालवीय नगर से। क्या नाम है आपका? हिना खातून। हिना खातून। हिना खातून। पहले आपको भी रक्षाबंधन की हिना बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा हो, बहुत मुबारक हो। और इन्होंने तो सेल्फी खिंचा ली है और तुमने भी सेल्फी खिंचा ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात तो पॉलिटिकल हो ही रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि मसले जो सच में बहुत परेशान कर रहे हैं उन पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, आ रहा हूं हुजूर, आ रहा हूं, आप ही के शेर के पास आ रहा हूं। लोगों ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बठिंडा के लोग खड़े, इतना पानी का इस्तेमाल फसलों में हुआ है कि जल स्तर नीचे चला जा रहा है, उस पर किसी को चिंता नजर नहीं आती। आने वाले समय में सबसे बड़ी चिंता अगर किसी के सामने इस मुल्क में या पूरी दुनिया में है तो वो पानी की है। तो फसल, जो गेहूं हम खाते हैं ना भैया, 24 रुपया, 25 रुपया किलो, 22 रुपया, 23 रुपया या 18 या 16, वो सस्ता है। इसमें पानी का दाम अभी जुड़ा नहीं है। आने वाले समय में इस पे अगर पानी का दाम जुड़ गया तो बस फिर इसके बाद या इलाही, मेरा सो मैं आ रहा, बहुत गंभीर मसला है, पर बहुत गंभीर मसला, बहुत गंभीर मसला। नहीं, हुजूर आली, अभी मुल्क में बहुत समझदार लोग मौजूद हैं। ये बात मैंने सर इसलिए कही थी कि पानी का दाम नहीं जुड़ा है, इसलिए मैंने कही कि पानी तो सच में आप जितना चाह रहे हैं उतना निकाल रहे हैं। सिंचाई पे कितने फीसदी पानी खर्च हो रहा है ये भी हम सारे लोग जान रहे हैं।
लेकिन ये पानी कितना कीमती है, आने वाले समय में मिलेगा या नहीं, खेत के खेत बंजर होंगे और हो रहे हैं, फसलों का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये गंभीर विषय है, लेकिन हमको तो इससे नहीं अभी मतलब, हमको तो मतलब है चुनाव। गांव टमाटर निकाल। अरे चचा, टमाटर महंगा नहीं हो गया, चटनी भी नहीं मिलेगी। चटनी मैं आया। स्वाति, विल स्टार्ट फ्रॉम यू जी। आज पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगी, रक्षाबंधन है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भारत की बात नहीं, दिल्ली में खड़ी हूँ, दिल्ली की बात भी नहीं, मैं सिर्फ मेट्रो की बात कर रही हूँ। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 2021 और 22 के बीच में जितने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ सिर्फ मेट्रो में हुई है, उसमें 80% इंक्रीमेंट हुआ है। 2023 मार्च तक सिर्फ 16 FIR दर्ज है। तो ये तो सिर्फ मेट्रो की सुरक्षा तो ये कर नहीं पा रहे, वो भाड़ा खत्म कर देने से रक्षाबंधन के दिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी और महिलाओं की बात नहीं होगी। आगे फिर से भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, एक महिला जिसने थोड़ा सा विचारधारा से अलग होकर के बात करी, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, उनका घर और ऑफिस तोड़ दिया कंगना रनौत। जब हाई कोर्ट, जब उनके लथाड़ा गया हाई कोर्ट की ओर से और कर्तव्य याद दिलाए गए, तब ये लोग जो हैं वो वापस से अपने काम में। अच्छा आज उद्धव ठाकरे साहब ने कुछ बोला है, मैं समझ गया। ओहो अच्छा जी जी। हाँ, तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ये लोग, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पीछे से अगर शुरुआत करूं 1947 से, तो जो हमारे विभाजन के समय जो महिलाओं की स्थिति हुई थी, 84 के दंगे में जो महिलाओं की स्थिति हुई थी, वो सारी स्थिति और कौन जिम्मेदार, अब ये यही बताएंगे जो आज की स्थिति पे बार बार प्रश्न करते हैं। एक लास्ट बार मैं बोलूंगी, ये बार बार इंडिया इंडिया इंडिया, यूएसएसआर को ऊसर पढ़ते हैं क्या? यूएसए को ऊसा पढ़ते हैं क्या? एनडीए को नड्डा पढ़ते हैं क्या? तो INDIA को इंडिया क्यों पढ़े? कल मैंने पूछा था एक किसी शख्स से, उधर खड़े थे, मैंने कहा भैया भक्त में और वोटर में क्या फर्क होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि भक्त जो है 100 लोगों को चेके चलता है और वोटर एक आदमी को, वो अपना वोट डाल के चलाता है, भक्त। और तो आज आपने एक नया समीकरण समझाया जनाबे आली, मैं आया इसके बाद। देखिए प्रतीक जी, अभी बड़ी अच्छी बात आपने सामाजिक समस्या को लेकर उठाई थी। अगर यही विपक्षी गठबंधन को समझ में आ जाता तो बात अलग होती, लेकिन इनका जो सत्ता का मेल है वो सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल है। अभी नीतीश कुमार जी ऊपर चढ़ के पहुंचे थे, किसी सांप ने डस लिया, नीचे आ गए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हो गए। अभी जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की परमिशन नहीं होगी तब तक इनका उम्मीदवार तय नहीं होगा। अभी मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के बात कर रहे थे नैतिकता की, आदर्श की। आप ये बताइए, ये नैतिकता की बात कर रहे थे, बहुत ही अभी इनका कम समय राजनीति में आने का हुआ। इनके डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल के अंदर है। ये शर्म की बात होनी चाहिए इनके लिए। ये देश किसको प्रधानमंत्री चाहता है? ये देश लालू यादव को चाहता है, जिन्होंने बिहार की जनता के साथ 15 साल अन्याय किया। ये देश ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, जिन्होंने बंगाल के साथ पक्षपात किया। ये कांग्रेस जो परिवार की पादुका लेकर परिक्रमा करने वाले लोग किस मुंह से देश की बात करते हैं? या देश की सेवा करेंगे? ये किसी प्रकार से, हर प्रकार से चाहते हैं राजनीति में आना, सत्ता की कुर्सी पाना और मलाई खाना। देश सेवा से इनका कोई, मैं दूंगा, मैं आऊंगा। कहां से आना हुआ बहन, कहां से आए? जीडीपी नगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमें महिलाएं भी दिख रही हैं और लड़कियां भी आई हैं। शो में अच्छा लग रहा है। आराम से, कूल डाउन। पीछे से आप इधर आ जाओ। पीछे से कोई कमेंट करेगा, मैं जिंदगी भर उसका चेहरा अगर पहचान लिया तो मैं बोलूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं। इधर आराम से। 45 करोड़ क्यों, चाहे 50 करोड़ के, आप तो आराम से बैठिए, मैं आऊंगा। ठीक है। पहले अगर इतना धैर्य नहीं, सब्र नहीं है तो ये मेरी डिबेट। सर, बाजार में कई दुकानें हैं, अगर मेरी दुकान में आना है तो मेरे ही हिसाब से आना पड़ेगा। पहले मूड बनाए आपका कि आप जवाब देंगे, पहले जवाब दे लीजिए जी। देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव जो है बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव इलेक्शन कमीशन को बचाने का चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बचाने का चुनाव है। आज देखिए 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के बाद इनके 2 बात रहती है बस, कहते हैं महाविकास और परिवारवाद। महाविकास की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर महाविकास की बात करते हैं 9 साल के बाद वो चुनाव लड़िए, 15 लाख के बाद चुनाव लड़िए, 18 करोड़ युवाओं को नौकरी पर चुनाव लड़िए, महंगाई कम करने में चुनाव लड़िए। ये कहते हैं परिवारवाद।
बाद जब परिवार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आधी कैबिनेट, आधे इनके नेता शर्म से सर झुका लेते हैं, और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको बीसीसीआई का सबसे बड़ा बोलो सियापति रामचंद्र की। यही है, कुल मिला के यही है सर। जब कुछ बात में ना समझ में आए तो कह दो बोलो सियापति रामचंद्र की। बोले ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को बचाने का चुनाव है, और ये चुनाव लोक सेवक नियुक्त करने का है कि नहीं है। लोकपाल मुद्दा पे करेंगे बेटा, मुद्दे पे बात करेंगे बेटा, मुद्दे पे करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो शिक्षा पे बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, उस पर बात करिए। क्या नाम है बेटा? सनी कुमार है नाम। सनी कुमार। सनी कुमार, कहाँ से आए बेटा? झारखंड से आए हुए हैं। क्या काम करते हो? सर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। कहाँ की? सर अभी बीकॉम कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया। बीकॉम कंप्लीट हो गया, ठीक है। शिक्षा पे क्या तैयारी कर, रुको एक बार। बीकॉम तैयारी कर रहे हो? बीकॉम हो गया? जी सर हो गया। तुम्हारा मुद्दा क्या है? सर आगे की पढ़ाई करने के लिए अभी सोचना पड़ रहा है सर कि बीकॉम के बाद क्या करें। कोई अच्छा डिप्लोमा करना चाहते हैं तो महंगाई इतनी है एजुकेशन की, वो महंगाई नहीं दिख रही है कि जो अभी बीकॉम कंप्लीट करके आगे क्या पढ़ाई करें जिसका कीमत बहुत ज्यादा महंगा है सर। तो तुम एक काम करो पहले। नहीं तो ये नहीं दिख रहा है बेरोजगारी के सर। जो अभी हम लोग आगे पढ़ने के नहीं तो ये कह रहे हैं कि एनडीए चुन लो या INDIA चुन लो। कुछ भी चुनने के लिए बहुत कीमत लग रही है, जो भी मैं हम लोग गरीब इंसान के लिए। नहीं देखो ऑप्शन दो ही हैं, अब इनमें ले लो या ये ले लो। एजुकेशन मैन करता सर। सरकार को देखना चाहिए कि बेरोजगारी किस कारण से है। आखिर स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही तो किस कारण सर? एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पे देखिए, एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा तो ये है ना सर। मुद्दा पे बात करिए आप लोग। मुद्दा पे ये है कि 5 साल में या 6 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। सर हो रहा है लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही सर। मैं तो पहले एक सवाल उससे पहले पूछ रहा हूं कि 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे बात मुद्दों की हो। जो लोग मैं आ रहा हूं बेटा, उसी पे तुम्हारे मुद्दे पे डिफरेंट कर। जो लोग INDIA में शामिल हैं उनको इस पे खुल के आना चाहिए कि वो 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा होगा। बेटा इधर देख, अब 3 साल का कोर्स 3 साल में ही पूरा होगा, इसका वादा करके लाएं, मुझे दिखाएं। क्या कहें जनता, हमको दिखाएं, मतलब ये कि जनता को बताएं, और ये माफी मांगे उन हजारों लोगों से जिनके साल खराब हुए हैं। माफी मांगे उनसे कि हम तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम तुमको 6 साल में डिग्री दे पाए, 5 साल में दे पाए। सवाल जरूर पूछेंगे कि बेरोजगारी का सवाल है, और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां कैसे हो, कितनी हो, बढ़ाई जाए, और रेलवे में अगर रिक्त पद हैं तो उन्हें भरा जाए। लेकिन आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी कि 3 साल का कोर्स 6 साल में कराया है मैंने, इसलिए शर्मिंदा हूं, इसलिए इस पद पे बैठने के काबिल, जोर से बोलो भगा दूंगा, इसलिए इस पद पे बैठने के, पूरा सेंटेंस बोलो। देखिए प्रतीक जी, बेरोजगारी की बात आपने सुनी, कोई रोजगार स्टैब्लिश नहीं हुआ, लोग बेरोजगार हैं। 47 सालों का रिकॉर्ड। आप जब आएंगे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जब आएंगे, मैं आपके सवाल को ले लूंगा। सवाल सीधा, आप जब आएंगे तो मूल चूल परिवर्तन कैसे लाएंगे, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जितने भी औद्योगिक धंधे लगे हैं कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। सेल, भेल, रेल, गेल, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने। आप ही की सांस, बता दीजिए ना, आप ही ने जो हुजूर, आप ही ने जो सांस दी थी उसी से तो हम जिंदा हैं। भगवान देता है, आप मोदी जी ने तो सांसें छीन ली। रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, गेल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सबको तो बेचे जा रहे हैं, और बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है। और सुनिए, बात बेईमानी की थी प्रतीक जी, कई लोगों ने चोरी की बात की। मोदी सर्टिफाइड चोर कहां है? अजीत पवार मोदी सर्टिफाइड चोर है, किसके साथ है? हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा सर्टिफाइड चोर है, किसके साथ है? शुभेंदु सरकार भाजपा सर्टिफाइड चोर है, किसके साथ है? ये अली बाबा एक और ला दे, अली बाबा 40 चोर उधर ही है, 39 हो गए, पंजीकृत अपंजीकृत
जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, एक सांसद नहीं, विधायक नहीं, 39 लोगों को लेके एनडीए बना दिया। यानी कि लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया है, जिसमें जनता ने मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का काम शुरू किया। क्या नाम तुम्हारा? सनी कुमार सर। जोर से बोलो। सनी कुमार। जोर से बोलो नाम। सनी कुमार नाम है सर। कहाँ से? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। क्या नाम तुम्हारा? चुप। सनी कुमार। सीधा सवाल तुम्हारा, सीधा सवाल, चपचपाता लप लपाता सवाल जहां रखा था, जवाब तुमने सुन लिया होगा। अब मैं आप पे आता हूं। बीजेपी, बुरा न मानिएगा अगर आज गजल ना हो पाए, क्योंकि हकीकत वाली गजल इतनी खूबसूरत है कि हकीकत। अच्छा बोल दीजिए। बच्चों को एक शेर पढ़ रहा हूँ, महंगाई ये कम हो गया, वो कम हो गया, नहीं कुछ कम नहीं हुआ। आप हिम्मत से लड़िए और मेरा शेर सुनिए। हाँ शेर सुनिए। हाँ ठीक है, हटाएंगे। तमाम उम्र ही चाहे उड़ान में गुजरे। तो तमाम उम्र ही चाहे उड़ान में गुजरे, पराई डाल पे हरगिज ना घोंसला रखना। पराई डाल पे हरगिज ना घोंसला रखना, मेहनत से कमाना और मेहनत से ही खाना। क्या बात है। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। रेलवे के पद रिक्त हैं, सरकारी नौकरियों को लेकर युवा सवाल पूछ रहा है और जवाब आना चाहिए, बिल्कुल जवाब, ईमानदारी के साथ जवाब आना चाहिए और सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए। बिल्कुल सारा जवाब देता हूं प्रतीक जी। अभी कांग्रेस का जवाब दे दूं, 2G घोटाला, कलमारी घोटाला, जीजाजी घोटाला, अरशद मेहता घोटाला, सारे घोटाले वालों को एक समझना पड़ेगा। जीजाजी घोटाले को एक समझना होगा। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले आपको बोलने का, जब आपको रिस्पॉन्ड करने का हक मिलेगा, यहाँ आइए, यहाँ प्लीज प्लीज। नो 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 प्लीज। आप मैं आपको दे दूंगा आपको दे दूंगा। देखिए क्या है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। 2G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, कोयला घोटाला है, लेकिन जीजाजी कोई घोटाला नहीं है। देखिए जीजाजी घोटाला है, आप नहीं मानते हैं तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपकी बात का समर्थन। प्रूफ लाइए, बंद करिए, उठा के बंद करिए, जमानत होने ना दीजिए। सुन लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस समय दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। एक कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक कहते हैं कि PDP 370 बहाल होगी, एक कहते हैं कि जब हम आएंगे तो पुनः 370 बहाल कर देंगे, पुनः भ्रष्टाचार ले आएंगे। हिंदू तो होते ही नहीं। अब रोजगार पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, देश में जो हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, रैपिड रेल बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अमूल की फैक्ट्री बना रहे हैं, ये सब रोजगार दे रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दे रहा है। जो आवास है, बिजली है, ये सारे कुछ रोजगार। जब बुनियादी ढांचे में विकास करते हैं, जब बड़े बड़े सड़कों का निर्माण करते हैं, एक्सप्रेसवे का निर्माण करते हैं, और मैं कह रहा हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। मैं रुकिए। पेपर आप भी पढ़ते हैं, पेपर हम भी पढ़ते हैं। 2030 में पर्यटन में कहा गया कि इतना लेवल होगा, ऑटोमोबाइल में कहा गया इतना होगा, सड़क परिवहन में लगे हुए रोजगार में, निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च में इतना होगा, और ये प्री कोविड लेवल के बराबर होगा, ये बात कही गई। जी हुआ कि मैं कह रहा हूँ, एक नेहरू मॉडल चलता था जिसको इन्होंने जिक्र किया, वो बड़े उद्योग लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, ऐसे उद्योग लगाई कि मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में जो छोटे उद्योगपति हैं वो भी अपने हाथ 2-2 रोजगार देते हैं। पूरे देश में देखिए, इन्होंने अच्छी बात करी, उद्योग की बात करी। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि 65 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और मोदी जी ने 9 साल में